जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के छात्र छात्राओं के लिए वापस से लेकर आए हैं आपके जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का सेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। और पिछला था आपका जीके जीएस वाला सेशन, और उसमें पूछे थे आपसे होमवर्क के रूप में कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। कई सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? कहिएगा सर भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय स्टेट में होता है। मेघालय में भी कहाँ पर? तो कहिएगा सर मासिनराम में। कहाँ पर मेरे भाई? मासिनराम में। या फिर कहीं कहीं पे चेरापूंजी भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा? मेघालय में होता है। और इसी कारण से मेघालय को एक उपनाम भी मिला है। क्या? कहिएगा सर बादलों का घर। अगर पूछा जाए कि भारत में बादलों का घर किस राज्य को कहा जाता है, बादलों का घर, तो कहेंगे मेघालय राज्य को कहा जाता है। अच्छा, इतना तो आप सभी को पता होगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? कहिएगा सर शिलोंग है। करेक्ट आंसर करने वाले में से है धीरज, नीतीश, लवली, अंशु, रुचि, प्रिया, निकेश, विज्ञान विजन, काजल और रूही। ठीक है, तो चलिए आप सभी का नाम भी ले लिए और यहाँ से हम लोग कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। देखिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन कहता है कि जो कम व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। जो कम व्यय करता है, व्यय माने क्या हुआ मेरे भाई? कहिएगा सर खर्च करना। तो जो कम खर्च करता हो उसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा? तो जाहिर सी बात है, उसको हम क्या बोलेंगे? मित व्ययी बोलेंगे। जो कम व्यय करता है मित व्ययी। उसी प्रकार से आपको एक बार और कराए थे कि जो कम बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलते हैं, जो कम बोलता हो। अच्छा, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी भी हम बोल सकते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन में या तो आपको अल्पभाषी मिलेगा या तो मितभाषी, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। और यदि कहीं दोनों दे दिया तो तीसरा ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, इनमें दोनों सही है। समझ गए इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर व्यय के बारे में बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मित व्ययी। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रजनी शब्द का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? रजनी, रजनी माने क्या होता है बताइए? दिन होता है या उजाला होता है या सुबह होता है या रात? तो भाई ध्यान रखिएगा, ये रात वाला पर्यायवाची शब्द है रजनी। क्या होता है रात का पर्यायवाची शब्द? तो रात या तो रात्रि, या तो क्या हो जाएगा? रात्रि, या इसके अलावा आप लिख लीजिए रजनी, या इसके अलावा आप लिख लीजिए निशा। निशा माने भी रात होता है। कई लड़कियों का भी नाम होता है, रजनी होता है, निशा होता है ना। इसके अलावा आप विभावरी लिखिए। क्या लिखिएगा? कहिएगा सर विभावरी। और रैन और तमी, रैन और क्या एक होता है तमी। तो लिख लीजिए, देखिए रात, रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन, तमी। ठीक है, ये सब क्या है? रजनी का पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, रात का पर्यायवाची शब्द कह लीजिए, समानार्थी शब्द कह लीजिए। तो किसका हो जाएगा? कहिएगा सर रात का हो जाएगा। रजनी माने रात। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपसे पूछता है कि सीआरपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ड मीनिंग के रूप में आपसे पूछ रहा है, सीआरपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक तरह से यही बोल सकते हैं, वर्ड मीनिंग ही है, या फिर फुल फॉर्म बोल सकते हैं, पूछा जाता है। तो बताइएगा सीआरपीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? भाई ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। मतलब क्या होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, इसका हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए, कहता है ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, पूरा खिला ही नहीं है, उसके लिए आप एक शब्द में क्या कहिएगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? ऐसा फूल जो पूरा ना खिला हो, क्या बोलेंगे? अधखिला। ये अधखिला तो कोई शब्द होता ही नहीं, ये होगा नहीं। कमल क्या होता है? कमल तो भाई एक फूल का ही नाम लिख दिया गया है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। और पुष्प माने तो भाई सारा पुष्प जाति हो गया, मतलब पूरे पुष्प का। पुष्प माने तो सब फूल हो गया। ऐसा फूल जो कि पूरा खिला ना हो उसको हम मुकुल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुकुल। माने कि अभी कली के रूप में हो, है ना, पूरा नहीं खिला, तो उसको क्या बोलेंगे? मुकुल बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ। वाक्य में विशेष्य विशेषण क्या हो जाएगा? विशेष्य दो बार करा चुके हैं, 2-3 बार, मेरे ख्याल से 2-3 बार लेक्चर में बता चुके हैं आप सभी को। विशेष्य किसको बोलते हैं बताइए? वाक्य क्या दे रखा है? छोटे बच्चों को खट्टी चीजें मत खिलाओ। तो यहाँ पर देखिए, तो पूरे जो क्रिया हो रहा है यहाँ पर, समूचे क्रिया का जो भार है किसके ऊपर पड़ रहा है? कहिएगा सर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है ना। जैसे छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, ये किसके बारे में कह रहा है? बच्चों के बारे में कह रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? कहिएगा सर यहाँ पर बच्चा हो जाएगा विशेष्य। बच्चा क्या है यहाँ पर? विशेष्य है।
ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर यहाँ पर बी, जिसके ऊपर कार्य का जो है प्रभाव पड़ रहा हो उसी को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के ऊपर पड़ रहा है तो बच्चा यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है थोड़ा सा दूध लेकर आओ। वाक्य में भाई थोड़ा सा क्या है, बहुत मस्त क्वेश्चन, दिमाग लगाइए तब जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा जो है दूध लेकर आओ, इसमें थोड़ा सा जो ये लिखा हुआ ये है क्या, तो दिमाग लगाने वाली बात यहाँ पर ये है, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब हो रहा है सर निश्चित तो है नहीं, थोड़ा कितना है ना, कितना कह रहा है ये तो पता नहीं है, थोड़ा अब कितना ये तो फिक्स नहीं है, तो निश्चित वाला तो होबे नहीं करेगा। तो पहले ये दोनों ऑप्शन काट दीजिए, जब भी होगा अनिश्चित वाला ही होगा। थोड़ा माने क्या हो रहा है, अनिश्चित संख्या है ना। लेकिन फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, दूध लेकर आओ। अब दूध को आप काउंट तो नहीं कर सकते, गिन तो नहीं सकते हैं ना, तो फिर संख्यावाचक भी होगा नहीं, तो बच गया ऑप्शन कौन सा, कहिएगा सर ऑप्शन डी बच गया, यही सही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है यहाँ पर, थोड़ा सा दूध लेकर आओ, माने थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित है ही नहीं, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बना है। ये जो ज्ञ व्यंजन है यह किन किन ध्वनियों के मेल से बना है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, आपको चार जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, चार जो है संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी संयुक्त व्यंजन नहीं, मिश्रित व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से संयुक्त या मिश्रित, इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, याद रखिएगा। मिश्रित व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई मेरे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है अक्ष, एक होता है त्र, और एक होता है ज्ञ, और एक और आपका स्रो होता है। ये स्रो सब देखिएगा किन 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 के मेल से बना है, इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। अक्ष किसके किसके मेल से बना है, तो क में हलंत और प्लस में ये वाला सो है ना, प वाला सो, इसके मेल से अक्ष बना है। त्र किसके किसके मेल से बना है, तो में हलंत और र, इसके मेल से बना है त्र। यानी कि दो व्यंजन, यहाँ पर दो व्यंजन के मेल से इस प्रकार का जो है बनता है जो व्यंजन, उसी को कहा जाता है मिश्रित व्यंजन, या फिर जो है कौन सा व्यंजन बोल रहे थे अभी, ये भी दिमाग से उतर गया, मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगला देखिए ज्ञ, ज्ञ किसके किसके मेल से बना है, तो एक तो जौ में हलंत लगाइए, जौ और प्लस यो, ये तो चौ छ वाला पढ़ते हैं ना, लास्ट में यो आता है ये वाला। अच्छा स्रो किसके किसके मेल से बना है, तो कहिएगा सर सौ में हलंत, ये वाला सौ में हलंत तालम सौ वाला, और यहाँ पर रौ लगाइए, तो इनके मेल से ये इस प्रकार का व्यंजन बनता है। यहाँ पर देखिए ज्ञ वाला पूछ रहा है, तो बताएं आपको जौ और यों के मेल से बना है, किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर ऑप्शन बी में दे रखा है, जौ और यों के मेल से। जौ में हलंत, शुरुआत वाला में हलंत लगता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है किस क्रम में ढ और ढ, ये क्या है, डॉ है और ये ढ है ना, डॉ और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है, किस क्रम में कहा गया है डॉ और ढ। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये मूर्धन्य व्यंजन है, इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। डॉ ढ या फिर मूर्धन्त नो, एगो ये वाला ध्यान रखिएगा, डॉ ढ या मूर्धन्त नो हलंत लगाइए भी तो भी ठीक है। तो डॉ ढ और मूर्धन्त नो इस प्रकार के व्यंजन को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं किसको है, जो कि मूर्धा और जीभ दोनों की सहायता से बोला जाता है, उसी को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टोटली ये तीन होते हैं, ध्यान रखिएगा, डॉ ढ और मूर्धन्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, अरे यहाँ पर सी है तो ऑप्शन है, लेकिन सी दो हो रखा है ना, यहाँ पर डी कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर डी कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित का कारक बताइए। रेखांकित का कारक, आपको कारक बताना है इसमें, कि मेढक को पत्थर से मत मारो, ये जो पत्थर से में रेखांकित किया गया है, पत्थर से में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। तो दिमाग लगाइए, कहिएगा सर एगो अपादान में होता है से और एगो करण वाला में होता है, तो अपादान तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करण कारक। लेकिन कई सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर अपादान ही होगा, ऑप्शन ये गलत दे रखा है, लेकिन भाई गलत नहीं है, आपको समझाते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि करण कारक कब होता है, यदि आपसे सवाल पूछा जाए और उसमें देखिएगा कि जो से लगा हुआ है वो हमारा साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, जैसे कि मेढक को पत्थर से मत मारो, तो पत्थर क्या हो जा रहा है, मारने का साधन हो जा रहा है ना, कि क्या हो जा रहा है, पत्थर हमारा साधन हो जा रहा है। उसी तरह यदि आपका वाक्य मिले कि बाण से मारा, कहीं पर लिखा रहे, और भी लाइन रहेगा लेकिन कहीं पर बीच में रहेगा बाण से मारा, तो इसका मतलब क्या है, बाण से मारा, तो बाण क्या है, हमारा साधन हो जा रहा है। पत्थर से मारा तो पत्थर क्या हो जा रहा है, साधन हो जा रहा है। लेकिन यदि वाक्य मिले कि धनुष से बाण छूटा, क्या मिल जाएगा, धनुष से बाण छूटा, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, वहीं पर कोई साधन तो प्रयुक्त नहीं हो रहा है, बस धनुष से बाण छूटने की बात कर रहा है। मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पर दिखा रहा है कि भाई अलगाव का बोध हो रहा है, तब आपको अपादान लगाना है।
ठीक है ना। जैसे रहे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो इसका मतलब क्या, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलगाव हो रहा है, तो अपादन, वहाँ पर साधन तो कहीं पर यूज नहीं हो रहा है। साधन जहाँ पर हो जाए, समझ लीजिए वहाँ पर से रहे तो कौन सा होगा, करण कारक, ठीक है ना। भले अलगाव का, पत्थर से मारते हैं तो फेंक के ही मारेंगे, अलगाव का तो बोध वहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन वो हमारा साधन है तो वहाँ पर करण कारक आपको लगाना है, ठीक है ना। साधन नहीं रहेगा तब आपको अपादन वाला लगाना है, समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए कहता है कि यावत जीवन में कौन सा समास है, यावत जीवन, इसमें समास कौन सा है। भाई मेरे आप आजीवन पढ़ें, आजीवन में कौन सा समास है, आजीवन में कौन सा समास, यदि ये सवाल पूछ लिया जाए, कहिएगा सर आ शब्द आया है, मतलब इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। तो बिल्कुल इसमें भी याव जीवन में भी अव्ययी भाव समास। देखिए आजीवन कहिए या यावत जीवन कहिए, दोनों का मतलब वही होता है। आजीवन माने क्या, जीवन भर, है ना, आजीवन माने जीवन भर तक, तो उसी तरह याव जीवन माने भी वही होता है, ठीक है। आ कहिए या यावत कहिए, इसका मतलब वही होगा अव्ययी भाव समास। अच्छा अव्ययी भाव समास कब कब लगाते हैं, तो भाई मेरे उसमें आपको उपसर्ग मिलेगा कौन कौन सा, तो लिख लीजिए, एक बार फिर बताते हैं। यथा मिलेगा, बे मिल जाएगा, भर मिल जाएगा, हर मिल जाएगा। यथा बे भर हर, आ निर अनु, आ निर अनु, आ निर अनु, तो इस प्रकार का आपको मिलेगा, ठीक है। यथा बे भर हर, आ निर अनु, अब यही भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है या फिर याव मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये अव्ययी भाव समास हो रहा है, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, पीटो उसको, घर बुलाओ, बहुत देर से टहल रहा है ना, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सी क्रिया है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, कहिएगा सर अकर्मक क्रिया। कैसे मेरे भाई, तो कौन सा शब्द लगाना है आप सभी को बताए हैं, क्या शब्द लगा करके देखना है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, दिमाग लगाइए, संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है, कोई सेंस निकल रहा है इसका, क्या टहल रहा है, क्या कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो सेंस नहीं निकल रहा है तभी तो होता है अकर्मक क्रिया। जैसे कोई कह दे कि संजय बहुत देर से सो रहा है, आप वहाँ पर शब्द लगाइए, कौन सा, क्या लगाइए, संजय बहुत देर से क्या सो रहा है। अब क्या का कोई आंसर निकलता है वहाँ पर कि क्या सो रहा है, सेंस नहीं निकल रहा है, उसका आंसर नहीं निकल रहा है, मतलब वो अकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि सवाल रहे कि संजय बहुत देर से खा रहा है, अब वहाँ पर वाक्य लगाइए, शब्द लगाइएगा, क्या खा रहा है, तो दिमाग में क्या खा रहा है, कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, आम खा रहा है, लीची खा रहा है, सेब खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। यदि कह दे कि संजय बहुत देर से पढ़, अब संजय नहीं, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मोहन सोहन कोई भी हो, मोहन बहुत देर से पढ़ रहा है, अब वहाँ पर क्या लगाइएगा, क्या पढ़ रहा है, तो कहेगा चिट्ठी पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ पर सेंस तो निकल जाए, उसका आंसर निकल जा रहा है, तब हो जाएगा सकर्मक। यदि आंसर नहीं निकले तब होता है अकर्मक। यहाँ कह रहा है बहुत देर से टहल रहा है, क्या टहल रहा है, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा, समझ गए। अच्छा प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं, तो दिमाग लगेगा, प्रेरणार्थक क्रिया जिस वाक्य का कर्ता जो होता है वो किसी दूसरे से काम करवाए। जैसे आपका वाक्य मिल जाएगा कि विवेक उससे पुस्तक पढ़वाता है, विवेक उससे पुस्तक पढ़वाता है, माने विवेक यहाँ पर क्या है, खुद से काम नहीं कर रहा है, उससे, या फिर है कि विवेक मोहन से पुस्तक पढ़वाता है, किसी दूसरे से वो करवा रहा है। तो दिमाग लगाइएगा, कर्ता अगर किसी दूसरे से करवाए वहीं पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया अच्छा किसको कहते हैं, तो ये तो सिंपल सा है, 2-3 गो क्रिया उसमें होता होगा, है ना। एक कोई वाक्य है उसमें 2-3 क्रिया हो रहा होगा, जैसे कि वह सो रहा है, फलाना जग रहा है, कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, मतलब 2-3 काम, सोना, जगना, उठना, बैठना, कई तरह के उसमें कार्य होंगे, समझ गए ना। 2-3 कार्य वाला वाक्य जो होता है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन संयुक्त क्रिया वाला और क्लियर करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, माने कोई किस ऑप्शन में उपसर्ग सही नहीं लगा है। निलंबन में नी कहिएगा सर, ये बिल्कुल सही है। निराकरण में निर, ये भी सही है मेरे भाई। और अपहरण में अप जो लगा हुआ है ये उपसर्ग भी सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। दुर्योधन का दु उपसर्ग नहीं होता है, दुर्योधन का उपसर्ग कौन सा हो जाता है, दुर होता है, दुर, माने दो में हर्षुकर और रो में हलंत, ये वाला लगाइएगा, दुर होता है इसका जो है उपसर्ग। अच्छा यदि पूछे दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा देख लीजिए, दुह जोड़ योधन, दुह जोड़ योधन, ये हो जाता है दुर्योधन। अब यहाँ पर विसर्ग लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, कहिएगा सर, अगर पूछे कि दुर्योधन में कौन सी संधि लगी हुई है, तो कहिएगा सर विसर्ग संधि लगी हुई है ना। दुह जोड़ योधन इसका संधि विच्छेद होता है, लेकिन उपसर्ग कौन सा लगा होता है, दुर लगा होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नहीं माने सही प्रयोग किस में नहीं हुआ था, तो इसी में नहीं हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि साधवा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है, माने साधवा चरण का सही संधि विच्छेद किस ऑप्शन में दे रखा है, यही ये पूछ रहा है।
तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर पहले आपको बताते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कहिएगा सर साधु जोड़ आचरण, ये साधवाचरण का सही सही संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन दिमाग लगाइए यहाँ पर कौन सा संधि लगा हुआ है। देखिए मेरे भाई यहाँ पर है यन संधि। कौन सा संधि है? यन संधि। अब कैसे है यन संधि के? तो वैसे कई सारे नियम होते हैं, 2-3 नियम होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक नियम आपको बताते हैं यहाँ पर जो लगा हुआ है। यदि आपको हर्षहु या दुर्गहु के बाद, ये यन संधि का नियम ही कहता है कि यदि आपको हर्षहु या दुर्गहु के बाद हर्षहु या दुर्गहु ना मिले, क्या नहीं मिले? कहेगा सर हर्षहु या दुर्गहु ना मिले, इसके जगह पे कोई अन्य स्वर आ हर्षही कुछ और अलग मिल जाएगा। यदि हर्षहु दुर्गहु ना मिले तो ये शुरुआत वाला जो हर्षहु दुर्गहु है इसका वो बन जाता है। क्या बन जाता है? वो। तो वो बन जाए या फिर इसके अलावा अव बन जाए। वहाँ पर कौन सा संधि होता है? तो बताए हैं पिछले क्लास में यन संधि होता है। तो यन संधि का ये नियम ही है। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं थोड़ा जो है उदाहरण की मदद से। जैसे आपको मिलेगा अनु, अनु जोड़ क्या मिल जाएगा? अय मिल जाएगा। अनु जोड़ अय, तो यहाँ पर जोड़ करके क्या हो जाएगा? अन्वय हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? अन्वय। अब यहाँ पर देखिए तो दिमाग लगाइए कैसे हो गया अन्वय। माने ये जो हर्षहु है, हर्षहु के बाद क्या मिलना था? या तो इधर हर्षहु मिलता या दुर्गहु मिलता, लेकिन हर्षहु या दुर्गहु ना मिल करके कोई अन्य स्वर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओ मिल जा रहा है। तो ये वाला जो हर्षहु है इसका क्या बन जाता है? वो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर वो बना ना, 9 के बाद क्या आ गया? वो आ गया ना, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से आपको अगले क्वेश्चन में बताते हैं, यानी कि अगले उदाहरण में बताते हैं, फिर से समझिएगा। जैसे आपको मिलेगा सु जोड़ आगत, आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ेंगे। स्वागत का ये क्या है? संधि विच्छेद है। सु जोड़ आगत, अरे क्या लिख रहे हैं हम? सु जोड़ आगत। तो यहाँ पर देखिए हर्षहु है और इसके बाद क्या आया है? हर्षहु कहीं हर्षहु या दुर्गहु है? नहीं है, तो कोई अलग स्वर आ चुका है, इसलिए जो सु है इसका वो बन जाता है। तो क्या बन जाएगा? कहिएगा सर स्वागत, स्वागत बन जाता है। देखिए तो इसका ये हर्षुकर का देखिए हर्षुकर हट गया और क्या बन गया? वो बन गया ना। तो यही होता है यन संधि का नियम। इसी प्रकार से एक और लिखिएगा, लास्ट और बताते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बस ये समझ लीजिएगा। एक और वधु, वधु जोड़ आगमन, वधु जोड़ आगमन। तो यहाँ पर दुर्घुकर, दुर्घुकर के बाद या तो यहाँ पर हर्षुकर या दुर्घुकर रहता फिर तो ठीक था, लेकिन यन संधि का नियम, कोई अन्य स्वर आ चुका है, तो ये दुर्गहु का क्या बन जाता है? कहिएगा सर वो बन जाता है। क्या बन जाएगा? तो वधवागमन, वधवागमन। क्या बन जाएगा? वधवागमन। तो वधु जोड़ आगमन, वधवागमन। उसी तरह तो यहाँ पर भी दे रखा है साधु जोड़ आचरण, क्या हो जाएगा? साधवाचरण। समझ गए ना। तो कौन सा संधि है? यन संधि का ये नियम है। समझ गए ना। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? करा सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। संधि पूछता कौन सा था? तो यन संधि था। ठीक, चलिए अब समझिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि घ का उच्चारण स्थान भाई बताइए क्या हो जाएगा? घ बोल करके देखिए, यदि आपका ऐसे समझ में आ जा रहा है तो फिर तो ठीक है। घ तो देखिए तो घ बोलते कहाँ से आवाज़ निकलता है? कहिएगा सर कंठ से आवाज़ निकल रहा है। घ बोलिए तो घ, देखिए कंठ से आवाज़ निकलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा उच्चारण स्थान? कंठ हो जाएगा। देखिए कंठ का उच्चारण स्थान किसका किसका होता है? एक तो होता है अ, या फिर इसके अलावा आ बोलिए, अ आ, या इसके अलावा क वर्ग का सारा, क वर्ग माने पूरे क ख ग घ अंघ, ये सब जो है क वर्ग के अंतर्गत है। क वर्ग माने पूरा क ख, तो उसका भी उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है? कहिएगा सर कंठ होता है। या फिर इसके अलावा एक ह या फिर विसर्ग, जो आप लोग विसर्ग पढ़ते हैं, ह पढ़िए फिर भी देखिए कंठ से आवाज़ निकलता है। विसर्ग पढ़िए फिर भी देखिए कंठ से आवाज़ निकल रहा है। तो ये सब जो है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो क वर्ग में ही तो आता है घ, बीच में आता नहीं, क ख ग और घ, तो घ किसका हो जाएगा? कंठ का हो जाएगा उच्चारण स्थान। समझ गए। अच्छा, उच्चारण स्थान वाला सवाल आपको कराएंगे, क्योंकि कई सारा ऐसा जो वर्ण है जिसका कि आपको समझ में नहीं आएगा कि है भाई उच्चारण स्थान ये कैसे हो जा रहा है, तालु कैसे हो जा रहा है, मूर्धा कैसे हो जा रहा है, तो आपको जो है ना इसका बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है उच्चारण स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है ना। एग्जाम के लास्ट में आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका करा देंगे, कई सारे क्वेश्चन उससे क्लियर हो जाएंगे। खैर चलिएगा, जो भी टॉपिक मिल रहा है हमको वो अभी हम लिखते जा रहे हैं, उसको नोट करके हम रख रहे हैं। एग्जाम जब नज़दीक आएगा आपका पूरा तब जा करके वो हम कराएंगे। ठीक है। यहाँ से आपका अनुच्छेद वाला तो भाई नियम हम लोग का क्या कहता है, पहले से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है मछलियों के दूर चले जाने से मगरमच्छ हो गया। अच्छा, यानी कि ये जो है आपका अनुच्छेद से ही दे रखा है। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक बार एक मगरमच्छ बहुत भूखा था। सारी मछलियाँ नीचे गर्म जलवायु वाले स्थान की ओर चली गई थीं। मगरमच्छ चूँकि बहुत बूढ़ा था, वह उनके पीछे तैर नहीं सकता था। वह एक नदी के तट पर बैठ गया। भूख के मारे दुखी होकर वह रोने लगा और उनके जो आंसू है वो नदी में गिरने लगे। अपनी आंसू भरी आंखों के कोनों से वह खाने के लिए शिकार
को भी ढूंढ रहा था। अच्छा, मतलब एक तरफ से आंसू गिर रहा था और दूसरी तरफ से वो शिकार भी ढूंढ रहा था कि कहीं कोई पानी में से निकल कर आए और हम अपना शिकार कर लें, है ना। तो शिकार भी ढूंढ रहा था। शीघ्र ही उसकी ओर जो है एक छोटा सा मेंढक आया। यह सोच कर कि यह जो है एक सूखा लट्ठा है, वह मगरमच्छ की पीठ पर कूद पड़ा। मगरमच्छ ने उस रसीले भोजन के बारे में सोचा और मेंढक से कहा कि पास आकर मेरे आंसू पोंछ दे। मेंढक मगरमच्छ की चाल समझ गया और दूर कूद पड़ा। ये है आपका अनुच्छेद। सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है मछलियों के दूर चले जाने से मगरमच्छ हो गया। क्या हो गया? उत्तेजित हो गया, कहिएगा सर नहीं हो गया। चकित हो गया, ये भी नहीं। भूखा हो गया, दूर चले जाने से भूखा तो नहीं, वो भूखा पहले से था, ये भी नहीं होगा। मछलियों के दूर चले जाने से वो चिंतित हो गया, ये बिल्कुल सही है। क्या हो गया? कहिएगा सर चिंतित हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए भूखा भी ऑप्शन में दे रखा है। कई सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में हो सकता है आप अनुच्छेद पढ़ भी लिए फिर भी गलत कर बैठिएगा, तो ध्यान से लगाना है, ठीक है ना। कह रहा है दूर चले जाने से मगरमच्छ क्या हो गया? भूखा हो गया। दूर जाने से भूखा कैसे हो सकता है? भूखा तो वो पहले से था, है ना। तो वो चिंतित भले हो गया। तो करेक्ट आंसर डी होगा, ना कि सी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है बताइए? जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर संयुक्त वाक्य काहे नहीं बोलेंगे। तो समझिए, देखिए संयुक्त वाक्य आपको बताए थे ना कहाँ पर होता है, जिसमें 2-3 गो कार्य होता है। जैसे कि राम, अगर कह दे कि राम खेल चुका है, राम खेल चुका है ना, उसके बाद डंडी मारेगा, उसके बाद फिर कहेगा मोहन पढ़ चुका। ये एक ही वाक्य, मोहन पढ़ने लगा या फिर पढ़ने लगा, कुछ इस प्रकार से मिल जाए आपको। पढ़ने लगा माने राम खेल चुका, मोहन पढ़ने लगा। तो देखिए यहाँ पर तो इधर खेल चुका और इधर पढ़ने लगा, 2-3 काम हो रहा है ना, यानी एक काम यहाँ हो रहा है, एक काम यहाँ हो रहा है, तो उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। सर मिश्र वाक्य का ही नहीं बोलेंगे। तो मिश्र वाक्य यहाँ पर नोट करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए ये बात। मिश्र वाक्य में शुरुआत में आपको एक वर्ड मिलेगा और इधर भी मिलेगा, इससे मिलता जुलता, ऐसा लगा कि पहला वाला दूसरा से जुड़ा हुआ है। देखिए तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, देख रहे हैं ये जो वे, देखिए ये जो है इधर वे है। इस प्रकार से शब्द से दोनों वाक्य जो है जुड़ा रहता है। जैसे आपको मिल जाए, इसके अलावा आपको मिलेगा कि, या फिर इधर मिलेगा जो, या फिर मिलेगा आपका क्योंकि, या फिर आपको मिल जाएगा इधर जब तो इधर मिलेगा तब, या फिर इधर मिल जाएगा जैसे तो इधर मिलेगा तैसे, या इधर जैसे तो इधर मिलेगा वैसे। समझ रहे हैं? इस प्रकार से जो शब्द होते हैं इससे दोनों वाक्य जुड़ा हुआ रहता है, तब जाकर उसको हम क्या बोलते हैं? तो कहिएगा सर मिश्र वाक्य बोलते हैं, यानी कि दोनों का मिश्रण रहता है इस प्रकार के शब्द से। समझ गए ना। तो संयुक्त वाक्य उसको नहीं बोलेंगे। संयुक्त वाक्य में कई सारे काम होते हैं, इसमें अलग अलग काम तो होते हैं, गरजना हो रहा है, इधर बरसना हो रहा है, लेकिन दोनों वाक्य जो है जुड़ा रहता है इस प्रकार के शब्द से, उसमें मिश्रित वाक्य बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। समझ गए? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए मेरे भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? बताइए उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? दिमाग लगाइए। कहेगा सर उत्प्रेक्षा आप बताए हैं जहाँ पर शब्द मिल जाए मानो, या फिर मनहूँ, या फिर मनहूँ, या फिर जानो, या फिर जनहूँ। अच्छा दिमाग लगाइए, मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ, इसको बोलने से आपको क्या आभास होता है? मानो ऐसा कोई वाक्य रहेगा, कहेगा उसमें मानो ऐसे या जानो ऐसे, ऐसा लगता है कि कल्पना कर रहे हैं उसका, है ना, कल्पना कर रहे हैं। तो देखिए ना ऑप्शन ए में कह रहा है कि उपमेय में उपमान की जब कल्पना हो वहीं पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी जो मानो, मनहूँ शब्द है, जानो, जनहूँ, ये सब जो शब्द है एक प्रकार से कल्पना करके ही तो बोला जाता है ना। किसका आभास होता है? कल्पना का आभास होता है, कल्पना किया जा रहा है। तो उपमेय में उपमान की कल्पना हो वहीं पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमान किसको कहते हैं? जो है जिससे तुलना किया जा रहा है, और जिसका तुलना किया जा रहा है वो उपमेय कहलाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए कहता है रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कंफ्यूज करने वाला ये सब क्वेश्चन है। रात को अचानक वर्षा होने लगी, यहाँ पर बताइए तो क्रिया विशेषण कौन सा है? तो भाई मेरे दो ही ऑप्शन में आपको डाउट होगा, कौन कौन सा? कहिएगा सर इसमें परिमाणवाचक और स्थानवाचक तो होगा नहीं, इससे रिलेटेड तो ये वाक्य है ही नहीं। रीतिवाचक हो सकता है और कालवाचक हो सकता है। अब कई सारे स्टूडेंट इसमें कालवाचक में लगाए होंगे, जो कि हो जाएगा मेरे भाई गलत। अब क्यों? तो कहिएगा सर रात को वर्षा हो रही है, तो सर रात क्या दिखा रहा है? काल को ही तो दिखा रहा है, समय को ही तो दिखा रहा है, तो सर कालवाचक का ही नहीं बोलेंगे। तो बिल्कुल सही है मेरे भाई आप, लेकिन ये शब्द नहीं रहता तब। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अचानक वर्षा होने लगी। तो आपको यदि शब्द मिल जाए अचानक, तुरंत, या धीरे धीरे, या जल्दी जल्दी, मतलब ये सब क्या दिखा रहा है? कार्य होने की विधि को दिखाता है, तरीका को दिखा रहा है कि वर्षा हो रही है, लेकिन कैसे हो रहा है भाई? अचानक होने लगा, तुरंत होने लगा, धीरे धीरे हो रहा था, जल्दी जल्दी हो रहा था। मतलब विधि को यदि बताए तो वहां पर होता है रीतिवाचक है, यानी रीति को बताता है, विधि को बताता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रहा था।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, ठीक है ना। यदि ये शब्द नहीं रहता, अचानक शब्द या धीरे धीरे तुरंत, इस प्रकार का शब्द नहीं रहता, सीधा वाक्य रहता कि रात को वर्षा होने लगी, तो सिंपल सा बात है भाई, जोर किसके ऊपर डाला जा रहा है भाई, वर्षा कब हो रही है, तो रात को हो रही है, माने समय को दिखा रहा है, फिर आप कालवाचक बोलते तो बिल्कुल सही था। तो यदि दोनों ऑप्शन में यहाँ पर मिल जाए तो आपको जो है सबसे ज़्यादा परसेंट देना है, किसको देना है, ये अचानक वाला शब्द को देना है, रीतिवाचक यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है कन्फ्यूजन वाला, इसलिए आपको बताया यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर कहता है कि जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे वनमोर। बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा। कहिएगा सर एक शब्द तो सर यहाँ मिल गया जानी, तो हम आपको बताए हैं मानो, मनहू, जानो, जनहू या जानी, ये सब शब्द क्या है, कल्पना करने वाले बात हो रही है, यानी यहाँ पर अलंकार कौन सा हो रहा है। कहिएगा सर आप ये बताएं, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आप सही भी हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे भाई जब आप इस वाक्य के अर्थ पर आप गहन करेंगे तो आपको एक चीज़ आभास होगा कि सर यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार लग रहा है। कैसे, तो देखिए क्या कह रहा है, जानी श्याम घन श्याम को नाची उठे वनमोर, माने जो जंगल का मोर है उस श्याम को देख करके घनश्याम समझ के नाचने लगा। माने कृष्ण जी जब जंगल में आते हैं तो जो जंगल का मोर है वो घनश्याम समझ के, घनश्याम माने होता है काला बादल, उसी को कहा जाता है घनश्याम। तो जब कृष्ण जी जंगल में आते हैं तो जो जंगल का मोर है वो काला बादल समझ के मोर जो है नाचने लगता है कि भाई अब तो वर्षा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मोर को भ्रम हो जा रहा है और वो नाचने लग रहा है, तो उसी को कहते हैं कौन सा, भ्रांतिमान अलंकार, यानी भ्रमवश में जब कोई क्रिया हो रहा हो तो उसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रांतिमान भी अलंकार सही है, लेकिन शब्द पे यहाँ पर पकड़ बनाना। यहाँ पर जानी शब्द आ चुका है, तो जानी वानी जो आता है शब्द, जानी, मानो, मनहू, जानो, ये सब शब्द किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो इस स्थिति में आपको उत्प्रेक्षा पर ही लगाना है, ठीक है, ना कि भ्रांतिमान। समझ गए, भ्रांतिमान में, भ्रांतिमान आपको तब लगाना है जब आप सिर्फ जो है भ्रमवश कोई कार्य हो रहा है वहाँ पर भ्रांतिमान, ये शब्द वगैरह वहाँ पर ना हो, उस प्रकार के अलंकार में आपको भ्रांतिमान लगाना है। नहीं तो आपको यदि ये शब्द दिख जाए तो आपको उत्प्रेक्षा पर ही जाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित माने जो सही नहीं है, तो आगे कुआं पीछे खाई, बीच में लटके मोहन भाई, है ना, ये तो सही है लग रहा है सर। अच्छा, अधजल गगरी पलटत जाए, पलटत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, सर हम सुने हैं। अच्छा अगला देखिए, अपनी पगड़ी अपने हाथ जय जगन्नाथ, ये भी सही है। अच्छा, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सुने होंगे आप सभी लोग, ये भी सही है। यानी कि सारे ऑप्शन पर जब हम लोग पकड़ बनाते हैं तो सर सटीक आंसर ऑप्शन बी निकल के आ रहा है ना। अनुचित लोकोक्ति सही वाला कौन सा, यही वाला। अधजल गगरी छलकत जाए सर भले होता है, पलटत जाए तो सर नहीं सुने हैं, तो बिल्कुल मेरे भाई आप सही सुने हैं, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। अशुद्धियों पर पकड़ बनाइए, संगम में किस प्रकार का अशुद्धि दे रखा है। तो कहिएगा सर संगम, सर हम इस प्रकार से लिखा हुआ देखे हैं हर जगह, संगम इस प्रकार से, ये सर अनुस्वार भले होता है, यहाँ पर तो सर चंद्र बिंदु लगा दे रखा है। तो बिल्कुल मेरे भाई किस में अशुद्धि है, अनुस्वार वाले ऑप्शन में है ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर अनुस्वार होना था लेकिन चंद्र बिंदु दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा कह रहा है कि हैबियस कॉर्पस का हिंदी अर्थ बताइए। अच्छा ये है वर्ड मीनिंग वाला, बताइए हैबियस कॉर्पस का माने की होता है। तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कोई जब ये कानूनी केस से रिलेटेड है, जब कोई पुलिस वगैरह किसी चोर अपराधी को पकड़ता है तो जो जज होता है यानी कि जो कोर्ट होता है उसका कहना है कि भाई उसको हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से बंदी बना करके उसको हमारे सामने पेश करो, उसी में ये शब्द आता है हैबियस कॉर्पस, समझ गए। तो अदालत के समक्ष जो बंदी है यानी कि जो अपराधी है उसको बंदी बना करके प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष करना, सामने लाना, उसी को कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। तो कहिएगा सर अदालत के समक्ष आप बोल रहे हैं तो फिर तो ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं रहता तब आपको लगाना है। लेकिन हैबियस कॉर्पस का मतलब जो सटीक वाला होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, अदालत के समक्ष पेश करना होता है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको आंसर लगाना है बी वाला, ठीक है। ये नहीं रहता तब आपको ऑप्शन ए पे जाना था, समझ गए। तो दोनों ऑप्शन वैसे सही है, लेकिन करेक्ट आंसर सटीक वाला जो सबसे ज़्यादा आपको परसेंटेज लेकर के चलना है वो बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का 2-3 सवाल हो गया है ना कन्फ्यूजन वाला, इसको क्लियर करके रखिएगा मेरे भाई, एग्जाम में पूछ लेगा और पूछ भी लेता है, कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा पूछ लेता है। देखिएगा कह रहा है केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। में कौन सा रस है, रस पूछ रहा है, बताइए। कहिएगा सर अति विचित्र समुझी मन ही मन रहिए, का रहिए, शांत रहिए, मन ही मन शांत रहिए। यहाँ पर कौन सा रस है, शांत रस है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा,
चलिए लास्ट, अच्छा लास्ट नहीं है 24, उसके बाद फिर लास्ट। अगला क्वेश्चन कहता है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात मनहु नील मणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार है? कहिएगा सर शब्द हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पर मनहु मिल गया सर, तो कौन सा अलंकार? कहिएगा सर उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन डी का जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? छंद शास्त्र में दशाक्षर किसको कहा गया है? याद रखिएगा मेरे भाई, लौ और गौ वर्णों को दशाक्षर कहा गया है छंद शास्त्र में। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। अच्छा अब आपका यहाँ पर होमवर्क, तो इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? करा चुके हैं आप सभी को, और आपका प्रीवियस ईयर वाला ये क्वेश्चन है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। रसराज की संज्ञा किस रस को दिया गया है? रौद्र रस, विभत्स रस, करुण रस या श्रृंगार रस? ठीक है, तो कमेंट करके आप सभी को बताना है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक मिल ही जाता है आप सभी को PDF के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।